हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुशाखा। आज के वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में किसने जानकारी दिया, कि कब इसका डिस्कवरी हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सबसे पहले पता चलता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा। इन्होंने क्या बोला, इनके अनुसार जब भी किसी पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं, उसको स्पीड देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो मूव करेगा। अब जब पार्टिकल मूव करता है तो अपने साथ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल जो है किसी भी एलिमेंट को जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो अपने साथ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे सपोज करो, अगर पार्टिकल जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन अगर पार्टिकल का इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है वाई की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है जेड की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा। ओके, लगभग जो है 1870s में जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने क्या बताया कि किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे ये प्रोड्यूस करता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी इस पार्ट को एक्सेलरेट किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे के किस डायरेक्शन में होंगे, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। पार्टिकल का मूवमेंट अगर इधर है, पार्टिकल का मूवमेंट अगर मान लो एक्स एक्सिस में है, इधर क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब जहां मूव कर रहा है। ठीक, तो वाई एक्सिस में क्या देखने को मिल रहा है, तो वाई एक्सिस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें जेड एक्सिस के अलोंग, तो जेड एक्सिस में हमें जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो तीनों के तीनों जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कौन से तीनों, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों के तीनों जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसीज, अलग तरह के वेवलेंथ के जो है रेडिएशन रिलीज करते हैं, तो इसीलिए जो है हमको अलग अलग तरह के रेडिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन हमें देखने को मिलता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि बात करें, ये जो स्पेक्ट्रम है अपने फ्रीक्वेंसी के अनुसार, वेवलेंथ के अनुसार जो है अलग अलग होते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे एंड गामा रेज। ये कुछ अलग अलग तरह के रेडिएशंस हैं। अच्छा, अगर बात करें कि किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो जब नीचे की तरफ जाते हैं तो हम क्या देखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। नीचे की तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करता है। ओके, तो ये अरेंजमेंट है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अलग अलग तरह के वेव्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। नीचे जाने पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करता है। इसमें हम ज्यादातर वेव्स को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ विजिबल रेज जो होता है ये हमें दिखाई देता है। अगर इसके हम रेंज की बात करें, कहाँ से कहाँ तक ये हमको विजिबल होता है, तो मेनली इसका जो रेंज होता है 400 नैनोमीटर से लेकर जो है 700 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर तक के लाइट को हम देख सकते हैं। ओके, जिसकी वेवलेंथ जो है कितनी होनी चाहिए, अगर लाइट की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से लेकर जो है 700 नैनोमीटर के बराबर है तो उस लाइट को हम देख सकते हैं। बाकी इनमें से किसी भी लाइट को जो है हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ कंडीशंस में हम उसको देख सकते हैं, अन्यथा नॉर्मली हम जो है सिर्फ विजिबल लाइट को ही देख सकते हैं। मेनली विजिबल लाइट क्या होता है, जैसे कि प्रिज्म से पास करते हैं ना व्हाइट लाइट को, तो प्रिज्म से जो व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। जो इंद्रधनुषी रंग नहीं होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सब,
तो ये सब मेनली हमें विजिबल होते हैं। इनके अलावा बाकी जो रेज हैं, बाकी जो कलर्स और जो भी वेवलेंथ ये रेडिएशंस हैं, ये हमें विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ विजिबल रेज जो है वो हमें विजिबल है। तो इनके अनुसार बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रहा है और ये कैसा नेचर शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होता है ये वेव नेचर शो करता है। तो अगर ये वेव है तो जाहिर सी बात है मूव कर रहा है वेव के रूप में। अभी किस तरह का वेव है, तो ये जो है ट्रांसवर्स वेव बनाता है। कैसा वेव है, ऐसे वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव वैसे वेव होते हैं जिनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपेगेशन के लिए, मतलब बिना मीडियम के भी ये मूव कर सकते हैं। जैसे कि लाइट वेव्स, लाइट वेव जो होता है, जो लाइट होता है वो क्या, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर वैक्यूम है, गैस है, कोई भी चीज़ है तो वो सब जगह मूव कर सकता है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो मेनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ये जो है ट्रांसवर्स वेव होते हैं और इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब देखो यहाँ बात करें ये वेव्स हैं तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। अब क्या क्या फीचर्स हैं जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वेव के फीचर की बात करें, एक चीज समझो, ये हमारा एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम को हमने क्या किया, थोड़ा सा खींच लिया अपोजिट साइड, तो ये जो पोजीशन होता है इसको मीन पोजीशन कहते हैं और ये जो इधर की तरफ चला गया है इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। ओके, तो मान लो पेंडुलम है, पेंडुलम के बॉब को हमने उधर खींच लिया एक्सट्रीम की तरफ, अब छोड़ दे रहे हैं, छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वापस मीन की तरफ आएगा। क्या मीन पे रुकेगा, नहीं, ये अपोजिट दिशा में जो है जाएगा। तो अपोजिट दिशा में जो है एक्सट्रीम की तरफ बढ़ा, फिर ये वापस से इधर आएगा और फिर ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है घूमता चला जाता है। अब जरा इसको देखते हैं वेव पे ये कैसे दिखेगा। ये जो लाइन बनाया जाता है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है मीन पोजीशन। ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है मीन पोजीशन। तो क्या हुआ, हमने इसको मीन से एक्सट्रीम की तरफ खींचा, मीन से एक्सट्रीम की तरफ गया। अब वहां पे जब हमने छोड़ दिया तो ये वापस कहाँ आ रहा है, मीन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ तक ये एक्सट्रीम हो गया और इसके बाद वापस गया मीन की तरफ आ गया, ठीक। अब मीन पे आया तो क्या हो रहा है, ये अपोजिट दिशा में जो मूव कर जा रहा है। तो अपोजिट दिशा में बढ़िया, एक्सट्रीम तक गए, एक्सट्रीम तक आने के बाद वापस क्या हो रहा है, ये मीन पे लौट रहा है। तो इस तरीके से, तो इतने में क्या हो गया इसका, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। कैसे, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन, फिर अपोजिट दिशा में मीन से एक्सट्रीम और फिर वापस आ गया। तो इस तरीके से एक वेव जो है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। इसी तरीके से ये मूव करते चला जाता है। तो जब वेव मीन से ऊपर की तरफ बनता है, पॉजिटिव साइड बन रहा है, तो इसको क्रेस्ट कहते हैं। और वेव जब नीचे की तरफ बन रहा है तो इसको ट्रफ कहा जाता है। ओके, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो मैक्सिमम दूरी है, मीन से एक्सट्रीम का जो मैक्सिमम दूरी होता है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन से एक्सट्रीम तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। दूसरा जो फीचर हुआ है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, जिसको पढ़ते हैं लैम्डा, ठीक। तो वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, ये क्या होता है, तो ये होता है एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच की दूरी। ये क्या हो गया, एक क्रस्ट या एक ट्रफ के बीच की दूरी। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो कितना दूरी ट्रैवल कर रहा है। तो वेवलेंथ हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना दूरी कवर किया जा रहा है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर। वेवलेंथ को हम नापते हैं मीटर में। ओके, अगला जो फीचर हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू के साथ। अब ये क्या है फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, एक सेकेंड में कोई भी चीज कितनी बार ऑसिलेट करता है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन
इन 1 सेकेंड। ठीक है, जैसे सपोज करो ये 1 सेकेंड की दूरी है, ठीक है। अगर वेव ऐसे मूव कर रहा है और एक वेव जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 1 सेकेंड की दूरी पे ज्यादा बार किसने ऑसिलेट किया है। तो ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे एक ऑसिलेशन, फिर यहाँ से 2 ऑसिलेशन और फिर ये आधा हुआ, मतलब 2 बार लगभग ऑसिलेट किया है। इसकी बात करें तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इस तरीके से 4-5 ऑसिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, तो 1 सेकेंड में कोई भी चीज़ कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगला जो फीचर है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कैपिटल टी से। ये क्या होता है, तो ये होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो कितना समय लगता है इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा हो गया ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हो गया कि 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, और ये क्या है, एक ऑसिलेशन के लिए कितना जो है टाइम लग रहा है। सपोज करो अगर हम बात करें 1 सेकेंड में जो है कितनी बार ऑसिलेशन है, n ऑसिलेशन है, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेशन है, n ऑसिलेशन है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक ऑसिलेशन के लिए कितना समय लग जाएगा, तो एक ऑसिलेशन के लिए समय लग जाएगा 1/n, मतलब जस्ट फ्रीक्वेंसी का उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे n मान लो, न्यू ले लो, 1 सेकेंड में मान लो न्यू ऑसिलेशंस हैं, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/न्यू। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन दे सकते हैं, टाइम पीरियड जो होता है 1/न्यू, जस्ट फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाता है टाइम पीरियड, ठीक है। 1 सेकेंड में मान लो न्यू ऑसिलेशंस, तो एक ऑसिलेशन को करने में कितना समय लगेगा, तो 1/न्यू सेकेंड लगेगा। तो इसी, तो एक ऑसिलेशन को करने में जो समय लगता है इसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 1/न्यू क्या हो गया हमारा, टाइम पीरियड हो गया। तो ये जस्ट एक दूसरे का जो है उल्टा है। इसमें जो लास्ट फीचर है वो है वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। अगर 1 मीटर का जो है मेनली डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वेव के द्वारा, तो उसमें कितने वेव्स बने हैं, इसी को बोलते हैं वेव नंबर, ओके, इन 1 मीटर। और इसका यूनिट क्या होता है, तो वेव नंबर हम निकालते हैं 1/λ से। तो वेव नंबर का यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट हो जाता है ये होता है पर मीटर। वेव नंबर कैसे निकालेंगे, 1/λ करके, और इसका जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा पर मीटर, ओके। तो ये चीज़ रखना। अब देखो क्या, तो यहाँ पे ये सब आ गया। अब बात करते हैं इनके बीच में जरा रिलेशन देख लेते हैं, किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, देखा जाता है फ्रीक्वेंसी जो होता है ये उल्टा निर्भर करता है वेवलेंथ पे, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ जाएगा, उल्टा रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। यहाँ से अगर इनवर्स का साइन हटाएं हम, तो हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है एक कांस्टेंट ले लिया c/λ। अब ये c क्या है, तो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये है, तो यहाँ से हम रिलेशन दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी जो हो गया c/λ, ओके। तो ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव्स, कुछ वेव्स के फीचर्स के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है पार्टिकल नेचर को लेकर कि ये जो है वेव जो है ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये सिर्फ वेव नेचर शो नहीं करता है, बल्कि ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो पार्टिकल नेचर को लेकर किसने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में यहाँ देखते हैं। तो देखिए व्यक्ति आते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने बताया कि जो वेव्स होता है ना ये कंटिन्यूस नहीं होता है, बल्कि ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो है ये फ्लो करता है। वेव्स जो होते हैं असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं असल में कंटिन्यूस नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स के रूप में जो है फ्लो करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं इनको इन्होंने नाम दे दिया, मैक्स प्लैंक ने नाम दे दिया था क्वांटम।
ओके, तो मैक्सवेल ने बताया क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वेव नेचर शो करता है, वेव के रूप में जो मूव कर रहा है। फिर आगे आते हैं मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक क्या बताते हैं? मैक्स प्लैंक बताते हैं कि जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये रेडिएशन सिर्फ वेव नेचर शो नहीं करता है, बल्कि ये डिस्क्रीट पार्टिकल के रूप में जो फ्लो करता है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग टुकड़े, तो डिस्क्रीट पार्टिकल के रूप में जो है ये फ्लो करता है। और इस पार्टिकल को इन्होंने नाम दे दिया था क्वांटम। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल फ्लो करता है और इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया था क्वांटम। और इन्होंने इसकी एनर्जी बताई कि जो एनर्जी होता है ना वो क्वांटाइज होता है। मतलब क्या है कि देखो हर एक चीज का एनर्जी जो है मतलब एक किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक प्रोडक्ट है। जैसे कि बात करें इनके अनुसार, मैक्स प्लैंक के अनुसार, एनर्जी जो होता है रेडिएशन का वो डायरेक्टली निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी जो होता है ये डायरेक्टली निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है और ये क्या है? एच न्यू। एच क्या होता है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या है? 6.26 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड। तो प्लैंक्स के अनुसार किसी भी पार्टिकल का जो एनर्जी होगा ना वो हमेशा ही इस चीज का प्रोडक्ट होगा। मतलब एनर्जी जो आएगा वो हमेशा ही n इंटू एच न्यू, हमेशा इसी रेशो में। आप 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, कभी भी बीच का वैल्यू नहीं आ सकता है। जो भी होगा वो बस इसी का प्रोडक्ट रहेगा, इसी का मल्टीप्लाई, एच न्यू का ही मल्टीप्लाई होता रहेगा, उसी में जो है मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ता जाएगा। बट कोई बीच का वैल्यू नहीं आ सकता है। तो एनर्जी किसी चीज का फिक्स प्रोडक्ट है, किसी चीज का फिक्स प्रोडक्ट है, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो इनके अनुसार एनर्जी जो होता है ये क्या है? क्वांटाइज है। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक के अनुसार। साथ ही साथ इन्होंने जो है बात किया है ब्लैक बॉडी को भी लेकर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब ये क्या होता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये हो गया एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा कोई भी परफेक्ट बॉडी जो जितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही लाइट ये रिफ्लेक्ट बैक भी कर दे रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें, ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी का मतलब हो गया जितना लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही लाइट ये रिफ्लेक्ट भी कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में कोई ऐसा बॉडी है ही नहीं जो जितना लाइट एब्जॉर्ब करे उतना ही एमिट भी कर दे, ये कभी हो नहीं सकता है। थोड़ा बहुत लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर तक लेगा, थोड़ा बहुत लाइट जो है वो एमिट कर सकता है। तो यहाँ बात किया जाए तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो जितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही लाइट वो एमिट भी कर दे रहा है। लेकिन रियलिटी में कोई भी ऐसा ब्लैक बॉडी नहीं होता है। ठीक है, आइडियल कंडीशन की बात करें तो आइडियली जो है बस ये एक आइडियल कंडीशन हो गया कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है कि जितना लाइट एब्जॉर्ब किया जाए उतना रिलीज किया जाए। कार्बन ब्लैक जो होता है मेनली वो थोड़ा बहुत ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। कार्बन ब्लैक भी थोड़ा सा ब्लैक बॉडी की तरह काम करता है। देखिए जैसे कि मान लो कोई एक मेटल है, ठीक है, तो मेटल को हीट कर रहे हैं। जब हीट करते हैं तो क्या होता है? उसका कलर आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। जैसे शुरुआत में वो क्या करता है, अगर आप हीट करो तो थोड़ा सा डल रेड कलर आएगा, और हीट करेंगे तो डार्क रेड हो जाएगा, अगर और हीट करा जाएगा तो वो वाइट और फिर हल्का सा ब्लू दिखने लग जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेडिएशंस वो ऑब्जर्व और एमिट कर रहा है ना वो अलग अलग तरह का है। शुरुआत में बात किया जाए तो वो रेडिएशन रेड दिख रहा है, बट धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अलग अलग टेम्परेचर में वो अलग अलग कलर का लाइट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। जहाँ शुरुआत में वो जो है रेड कलर एमिट कर रहा है, वहीं एंड समय जो है वो ब्लू कलर एमिट कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे लाइट जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है पार्टिकल का वो अलग अलग इंटेंसिटी का, अलग अलग नेचर का हो सकता है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है किसी भी पार्टिकल के द्वारा, और एमिट भी अलग अलग तरह किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। और ये जो इंटेंसिटी होता है लाइट का ये निर्भर करता है वेवलेंथ पे। अलग अलग इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? इंटेंसिटी का मतलब है कितना जो है उस पर जो लाइट की मात्रा पड़ रही है, एक तरह से मात्रा। तो जो लाइट की मात्रा पड़ रही है ना, तो लाइट की मात्रा और वेवलेंथ जो है एक दूसरे के जो है दिखाते हैं क्या, इनके बीच का रिलेशन कैसा है। तो अगर इनके बीच के रिलेशन को देखें हम, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच के रिलेशन को देखें तो इधर है वेवलेंथ, इधर है इंटेंसिटी।
तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी का क्या देखा जाता है, देखा जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी जो है वो बढ़ता है। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैक्सिमम तक पहुंचा और उसके बाद आप वेवलेंथ बढ़ाओ, इंटेंसिटी जो है वो घटने लग जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेवलेंथ और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, तो जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा ना लाइट का, तो वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ता है और एक समय बाद जो है कांस्टेंट होके मैक्सिमम होके फिर वो नीचे आ जाएगा। अगर मान लो टेम्परेचर चेंज किया जाए तो क्या देखेंगे, सेम वही कंडीशन है, जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी और फिर मैक्सिमम के बाद जाके कांस्टेंट हो जाएगा। अब इन दोनों में ये जो किया गया होगा, मान लो ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर जो है T2 है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे लाइट का जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रिलेशन है वो अलग अलग आता है, सेम नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ बात करें T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से, T2 जो है ग्रेटर है T1 से, तो लाइट जो है कोई बॉडी जो है बेसिकली जब उसको हीट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एक तरीके से डिसोसिएशन या हीटिंग, तो जब थर्मल उसको हीट किया जा रहा है, थर्मली उसको हीट किया जा रहा है, तो होगा क्या, होगा ये कि वो जो है रेडिएशंस एब्जॉर्ब और एमिट करता है। ओके, यहीं से एक शब्द आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जितना लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही हीट वो रिलीज भी कर दे रहा है, एक तरीके से एमिट कर दे रहा है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, मेनली यहाँ पर जितना लाइट जो है, जितना टेम्परेचर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही लाइट जो है, उतना ही हीट जो है वो एमिट भी कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऐसा बॉडी जो जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उतना हीट रिलीज भी कर दे रहा है, तो उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। और यहाँ पे जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है इसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा जाता है। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, टेम्परेचर पर और वेवलेंथ पर मेनली। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो दूसरी इंटेंसिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो टेम्परेचर के अनुसार इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो है वैरी करता है, वो फिक्स नहीं है। ओके, तो ये हो जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब दूसरा यहाँ पे एक नेचर देखते हैं, एक दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लाइट का, वो क्या है, जो पार्टिकल नेचर शो करता है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें जो है लाइट के पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगेन ये लाइट नेचर को दर्शाता है, इसको दिया गया था हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा। ओके, इसकी डिस्कवरी की गई हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा। क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लो एक ग्लास चैम्बर है, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इस दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, एक एमीटर लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव पोल से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर कोई भी गैस डाल दिया गया है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे जो है लाइट रेज पड़ेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और मेनली जो यहाँ पे पूरा जो वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है, सब कुछ क्रिएट कर दिया जा रहा है, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज दिया जाएगा और यहाँ से जो है लाइट डाला जा रहा है, तो क्या देखा जाएगा, देखा ये जाएगा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम मेटल पे डालेंगे, कैथोड पे डालेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम कैथोड पे डालते हैं तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर की तरफ मूव करेगा, तो क्या होगा, हमें जो है एमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अब देखो क्या, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक, लाइट के चलते जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, ये जो इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन का, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी हिट्स द और स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अलग अलग मेटल्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल पे पड़ना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग आता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे बात करें अगर जो है लगभग जो है लिथियम, तो लिथियम के लिए हमें 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इतना एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। इसी तरह से बात करें अगर सोडियम के लिए जो लगभग 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो अलग अलग मेटल के लिए जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग एनर्जी है जो हमें देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होगा। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये निर्भर करता है इस पर। अब मान लो जैसे कि बात करें अगर एक पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम मेटल है, ओके, इस पे आप क्या कर रहे हो, इस पे आप जो है पहले रेड लाइट से स्ट्राइक करवा रहे हो। पहले आपने किससे स्ट्राइक करवाया है, रेड लाइट से। तो क्या देखा जाता है, रेड लाइट की भले आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी दे दो, ज़्यादा मात्रा दे दो, एकदम गाढ़ा रेड लाइट, फिर भी देखा जाता है क्या कि पोटेशियम पर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ है। बट वही सोचिए, सेम पोटेशियम क्या है, पोटेशियम आया है, ठीक, पोटेशियम मेटल। इधर मान लो पोटेशियम है और इसमें आप एक लो इंटेंसिटी का भी अगर येलो लाइट हीट करोगे ना, लो इंटेंसिटी का भी येलो लाइट अगर हीट करेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जा रहा है। तो रेड लाइट में इजेक्ट नहीं हो रहा है, वहीं येलो लाइट में इजेक्ट हो रहा है, ऐसे कैसे? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रेड लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये अप्रॉक्स 4.3 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज के करीब होता है। वहीं येलो की बात करें तो येलो जो है इसका रेंज होता है 5.1 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी लगभग 4.3 10 का पावर 14 हर्ट्ज। और ये अब यहाँ पे बात किया जाए कि तो इससे निकल नहीं रहा है, पोटेशियम जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रेड लाइट के प्रेजेंस में, बट येलो लाइट के प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके, कितना है? तो पोटेशियम का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू नॉट से लिखते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से लिखते हैं, तो पोटेशियम का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज। अब देखो, तो इससे ज्यादा की अगर एनर्जी पड़ रही है ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लेकिन इससे कम की एनर्जी अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो मेटल पे पड़ना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके। और मिनिमम एनर्जी जो लाइट में होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो लाइट में होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा सके, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जाए, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और मिनिमम एनर्जी जो कि लाइट में होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया जा सके, तो इस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन, ओके। तो ये चीज है, तो कम से कम अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो या तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट या वर्क फंक्शन हमें देना पड़ेगा, तब जाके जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता है, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है वो किस पे निर्भर करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इजेक्टेड, ये डायरेक्टली निर्भर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी ना उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है ना, सिर्फ इजेक्शन की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कई को इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा वहां से, इसकी बात हो रही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये निर्भर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। बट अगर बात करें तुम्हारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड नहीं करेगा इंटेंसिटी पर। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से किस स्पीड के साथ मूव करेंगे। अब देखो क्या होगा, जब लाइट पड़ रहा है तो लाइट में एनर्जी है, अब ये जो एनर्जी पड़ता है मेटल सरफेस पर तो क्या होगा, कुछ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है मेटल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, बस निकालने के लिए, ओके।
जो भी एनर्जी आ रहा है तो कुछ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, निकालने के लिए। अब मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो खड़ा रहेगा वहाँ पे? नहीं। अब बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी आया होगा वो क्या करेगा? वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगा ताकि वो मूव कर सके। यही मूवमेंट को काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। तो यहाँ पे जितना भी एनर्जी आता है, सपोज करिए अगर उस लाइट में एनर्जी की बात करते हैं E है, तो इस E में से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगा किसके लिए? कुछ एनर्जी यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। कुछ एनर्जी जो आया तो एनर्जी कुछ हिसाब हो गया वर्क फंक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, और बाकी जो बचेगा उसका क्या होगा? तो बाकी जो बचता है वही तो काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है हाफ mv², v इज वेलोसिटी। तो एनर्जी जितना भी आता है, जो भी एनर्जी लाइट में है, उसमें से कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और कुछ एनर्जी खर्चा हो जाता है इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, स्पीड देने के लिए। हमें पता है प्लैंक्स ने क्या बोला था, एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी होता है h न्यू। एनर्जी क्या होता है? h न्यू। अब यहाँ वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन भी क्या है? एनर्जी ही तो है, तो एनर्जी h न्यू नॉट। अब ये न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लस हाफ mv²। तो ये हो गया यहाँ पे एनर्जी का चेंज जो भी हो रहा है। ओके, तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि लाइट जब पड़ता है किसी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और यही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो लाइट के चलते यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं।